आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, रात के 8 बज चुके हैं और हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। और यूपी मांगे उत्तर आपको बता दें, अमरोहा लोकसभा सीट से हम सीधे आज बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। आपको बता दें, आज दो मुद्दों पर हमारी बात हो रही है। पहला मुद्दा होगा जो दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, अमरोहा में भी आज वोट डाले गए थे, तो दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अगले आधे घंटे हमारी दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी। वो मुद्दा रहेगा मुख्तार अंसारी। जी हां, अंसारी की मौत को लेकर जो सियासत गरमा रही है उस मुद्दे पर बात होगी। तो आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो दूसरे फेज की वोटिंग हुई। आपको बता दें, वैसे तो देश के अंदर 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर 8 सीटों पर वोट डाला गया। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उससे हर दल थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है। खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी ने, आपको बता दें, पहले फेज के बाद रणनीति बदली थी, लेकिन वोटर को तो वोट डालना है, वोट तो वोटर ही करेगा। रणनीति तो बदली, बूथ लेवल तक भी बीजेपी ने काम किया, लेकिन स्थिति जस की तस रही, यानी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। आप दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें, सेकंड फेज की 8 जो सीटें हुई वहां सबसे ज्यादा अमरोहा लोकसभा सीट पर ही वोटिंग परसेंटेज हुआ है, जहां मैं खड़ा हुआ। पिछली बार भी इसी लोकसभा सीट पर ज्यादा हुआ है, लेकिन बाकी लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है, किसके दावे में कितना दम है। दर्शकों को यह भी बता दें कि जिन 8 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, उसमें से 60 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जी हां, 7 सीटें। एक सीट बीजेपी 2019 में हारी थी, वो थी अमरोहा, जहां से ये हमारा शो हो रहा है। अमरोहा लोकसभा सीट आपको बता दें बीजेपी हार गई थी जब बीएसपी की तरफ से दानिश अली चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर आपको कुछ और अहम बिंदु दिखाएंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। भरपूर उत्साह, जोश और उमंग के साथ दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत हुई। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों के बाहर लोग नजर आने लगे। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए मतदाता आतुर नजर आए। शाम के 6 बजे के बाद दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई। वोटिंग खत्म होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए मतदान में उतरे राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 7 चरण में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण में मतदान को लेकर नए मतदाता, महिलाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। अपने वोट का इस्तेमाल कर लोग अपनी जागरूकता का परिचय देते दिखे। दूसरे चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा की सीट शामिल रही। इसके अलावा बागपत, बुलंदशहर और मेरठ में भी दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी दूसरे फेज में वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की नजर रही। मतदान को लेकर यूपी पुलिस के अलावा पीएसी को तैनात किया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पीआरडी जवान तैनात किए गए। इनके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस और क्यूआरटी को भी लगाया गया। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नजर सोशल मीडिया पर रही। साइबर सेल टीम की नजर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जा सके। दूसरे चरण में इन 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी का दबदबा रहा था। 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, वहीं अमरोहा की सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यूपी में दूसरे चरण के दौरान 8 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या रहा, किस मुद्दे पर किसे वोट दिया, ये सब 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को यहाँ के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जब मतों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देख ली है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस रिपोर्ट पर। लेकिन आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, पहले महत्वपूर्ण सवाल आप दर्शकों को बताते हैं। हमारे जो आज के इस सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई है उस पर महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरे चरण में वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सोचने पर
विचार विमर्श कर रहा है। हालांकि गर्मी भी है। हालांकि अमरोहा लोकसभा सीट पर बाकी सीटों के मुकाबले ठीक ठाक वोटिंग हुई है। पहले चरण की तरह वोटिंग जनता ने की। पहले तरह की तरह आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं नजर आया और अमूमन लोकसभा में ये होता है। पश्चिमी यूपी में वोटिंग ने क्या संदेश दिया? बहुत ज़्यादा घरों से अगर मतदाता नहीं निकल रहा है, ये क्या संदेश देता है? ये बड़ा इशारा करता है। हालांकि इसे विपक्ष अपने पाले में लाने की कोशिश करता है कि कम वोटिंग हो रही है, तो देखिए नुकसान है, सत्ताधारी के खिलाफ लहर है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, 2 चरणों में किसका पलड़ा भारी? क्योंकि 16 सीट हो चुके हैं। अगर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी का रण लगभग पूरा हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। तो आपको बता दें 16 सीट हो चुके हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? 16 सीटों पर किसकी जीत ने जनता ने लॉक की है? ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज हमारे अगले आधे घंटे अब चर्चा होने जा रही है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। एक वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। बुलंदशहर सबसे पहले बात करते हैं। बुलंदशहर, यहाँ बीजेपी जीती थी पिछली बार। 54% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ। 54.34% मतदान हुआ। बुलंदशहर लोकसभा की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमरोहा की, जहां से हम ये शो कर रहे हैं। अभी जो आंकड़ा है 61.89%, ये बढ़ेगा, आपको बता दें। ये अभी जो आंकड़ा है ये बाद में मिलेगा, ये थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन 61% के आसपास अभी मतदान हुआ है, यानी करीब 62% के आसपास मतदान हुआ है। बागपत की बात करें तो 52% के आसपास मतदान हुआ। अलीगढ़ की बात करें तो 54.34% के आसपास मतदान हुआ है। अब बाकी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। अब मेरठ की बात करें तो 55% के आसपास मतदान हुआ है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं तो 51% मतदान हुआ। इसके अलावा दर्शकों को बता दें गाजियाबाद में 48% के आसपास मतदान हुआ है। हालांकि ये वोटिंग परसेंट 2-4% ऊपर बढ़ेगा अभी जो फाइनल आंकड़ा आएगा। लेकिन आपको बता दें मथुरा की बात करें, ब्रजभूमि की बात करें, ब्रजवासियों ने बहुत ज्यादा वोट नहीं डाला है। आप सोचिए 40% के आसपास मतदान अभी लॉक हुआ है, थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं कि कुल 52.74% हुआ है। शाम के 5 बजे तक की वोटिंग हम आपको बता रहे थे, ये शाम 52% के आसपास मतदान हुआ है। अब बात करते हैं 2019 के नतीजे। जी हाँ, इन 8 सीटों की बात कर लेते हैं। 8 सीट सिर्फ अमरोहा को छोड़कर आपको बता दें, बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। इन 8 सीटों में से सेकेंड फेज की बात कर रहा हूं मैं, 7 सीटें मिली थी। सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ अमरोहा को छोड़कर, जहां से ये शो हो रहा है। एक बीएसपी के खाते में गई, समाजवादी पार्टी एक भी नहीं जीती थी, और ना ही ये कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार हैं दानिश अली अमरोहा से। अब देखना होगा जनता किसके साथ देते हैं। पिछली बार वो बीएसपी के उम्मीदवार थे, सपा और बीएसपी यहां मिलकर लड़ी। तो ये स्थिति हमने आपको बता दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, सेकेंड फेज की वोटिंग क्या संदेश देती है, और साथ ही साथ अब तक जो 16 सीट हुई हैं किसके दावे में कितना दम है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। अशोक पांडे हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपके। भुवन जोशी जी हैं प्रवक्ता हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। भुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन रावत कांग्रेस प्रवक्ता, सचिन जी आपका भी। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बॉली लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लॉरेंस साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक है, एक विश्लेषण आपसे चाहेंगे। सेकंड फेज की वोटिंग, बहुत ज्यादा उत्साह तो नहीं दिखाई दिया, अमूमन वही आंकड़ा लग रहा है कि 2019 के इर्द गिर्द रहेगा और उससे कुछ लोकसभा सीटों में कम भी रहेगा। क्या मायने हैं सर, क्या इशारा कर रहा है और किसके दावे में कितना दम हो सकता है? क्योंकि पिछली बार यहाँ 8 में से 7 बीजेपी के खाते में गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके चैनल के दर्शकों को अभिवादन करता हूं। जो है देखिए, जो दूसरे चरण की वोटिंग हुई है वो वास्तव में बहुत ही लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है बहुत ठीक संकेत नहीं है। बहुत ही कम प्रतिशत रहा है वोटिंग का जो है। और देखिए, जो वोट की एक महत्ता होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से देश की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपने वोट को महत्व को समझें, क्योंकि एक एक वोट का देखिए लोकतंत्र में बहुत महत्व होता है। आपको याद होगा कि एक वोट से ही 17 अप्रैल 1999 को में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो है सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। और
1917 में अगर आप देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है वो चुनाव लड़ा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद का, तो वो भी एक वोट से हार गए थे। और एक वोट की महत्ता इतनी है कि एक वोट से ही हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। तो मैं एक एक वोट का महत्व है लोकतंत्र में, और जनता से और मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपने वोट का निर्वहन निश्चित तौर पर करें अपने, ताकि वोट की शक्ति को पहचाने जो है। अब आपने जो सवाल पूछा जो है कि जी लॉरेंस साहब, एक मेरा सवाल है, आप भी उसी मुद्दे पर रहे। जब एक साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ताधारी दल कहते हैं देखिए ये लोगों में जोश है, उत्साह है। वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो ये माना जाता है कि ये खतरा भी है। अब ये अगर विपक्ष कहता है अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो विपक्ष इसे इस नजरिए से लेता है ये सत्ता के विरुद्ध गया ये वोट। इसको थोड़ा सा आकलन करिएगा जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमानों से चर्चा करूंगा। देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी को तो नुकसान होता ही है और किसी न किसी को फायदा होता है। लेकिन ये बात पहले कैसे कही जा सकती है कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, क्योंकि किसको वोट मिला है या किसका वोट पड़ा है, किस पार्टी किस राजनीतिक दल का, ये तो स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि किसी न किसी राजनीतिक दल को जिसके पक्ष में वोट पड़ा है उसको फायदा होगा, जिसके पक्ष में वोट नहीं पड़ा है उसको नुकसान जरूर होगा। लेकिन ये जो द्वितीय चरण के जो वोटिंग हुई है खासतौर पर क्या नाम है आज की डेट में, तो उसमें जो 8 विधानसभा जो 8 लोकसभा जो चुनाव जहां के थे उसमें निश्चित तौर पर जो असर आ रहा है और ऐसा क्यों हुआ है उसका कारण जो क्या चुनौतियां रही हैं इस पर जरूर विचार किया जा सकता है। देखिए, चुनाव काफी गर्मियों के महीने में हो रहे हैं, तो एक जो है गर्मी जो है ये कम वोटिंग का एक बहुत बड़ा कारक है। बिल्कुल, माना जा भी सकता एक बड़ी बात हो, बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता। मैं लॉरेंस साहब लौटूंगा आपके पास, और भी मेहमानों को जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता हूं। जोशी साहब, समाजवादी पार्टी कैसे ले रही है वोटिंग परसेंटेज को? वोटिंग परसेंटेज छोड़िए सर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में कितनी सीट नजर आ रही है आपको? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपने करा वोट परसेंटेज का और हमारी सीटों का, मैं दोनों का आंसर देना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि 2014 में जब आदरणीय मोदी जी को भारत का देश प्रधानमंत्री देखना चाहता था, युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में एक बहुत बड़ा उत्साह था। और 2019 में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाने का काम करा और मतदान करने का काम करा। आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल राजनीति की सत्यता है। लेकिन सत्यता 24 के बाद क्या है? 24 में उनके जो वादे थे, जो बाद में जुमले हो गए, अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं, इस पर वोट पड़ने का काम कर रहे हैं और वो निराशा साफ दिखाई देती है। सर, मैं वोटिंग परसेंटेज पे जाऊंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना सर जोशी जी, वोटिंग परसेंटेज पे हम बात करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके खिलाफ गुस्सा होता तो और ज्यादा पब्लिक टूटती ना, और ज्यादा गुस्सा होता तो नाराजगी दिखाते लोग घरों से निकलते कि हटाइए मोदी सरकार को। वो मत सोचिए, आप बताइए कितनी सीटें जीत पाएंगे इन 8 सीटों में से? पहले तो आपकी उस बात का जवाब छोटा सा, मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं थोड़े से विषय में उसको खत्म कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस देश के युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो नाराजगी है वो आदरणीय मोदी जी की सरकार के प्रति मुझे दिखाई दे रही है। एज ए पॉलिटिकल साइंस और कानून के विद्यार्थी होने का जितना मेरा 30 साल का अनुभव है सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। पहला विषय, वो तो 4 तारीख को मतपेटियों में ना तो मैं भाग सकता, ना जयप्रकाश जी भाग सकते, ना अन्य पैनलिस्ट भाग सकते। वो तो आ जाएगा रिजल्ट, आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, स्वीकार करना पड़ेगा। पहला विषय। दूसरा विषय, हमारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सूर्यास्त करने की, और वो जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पिछली बार का जो हमारे और उस समय बसपा का अलायंस था, 15 सीटें हमने और एक कांग्रेस ने 16 सीटें हम लोग, जितना मेरा सामान्य ज्ञान है, हम लोग 16 सीटें जीत पाए थे। अगर विपक्ष की बात करें, एंटी बीजेपी बात करें, तो 16 लोग हम सीट जीत पाए थे और बाकी पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीते थे। अब निश्चित तौर पर परिणाम बता देगा कि हमारा जो नारा है, जिस दिशा में हमने काम करा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सूत्र दिया है, बस लास्ट बात, पीडीए प्लस इंडिया हमारे लिए यही सूर्यास्त करेगा भारतीय जनता पार्टी के। इसी दिशा पे हमारे नेता चल रहे हैं। सूर्यास्त होने जा रहा पीडीए फॉर्मूले से मैं लौट रहा हूं। अशोक पांडे जी, सूर्यास्त होने जा रहा बीजेपी का, यहाँ कह रहे हैं जोशी जी, और कह रहे हैं कि पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित होगा।
देखिए, जोशी जी विद्वान आदमी है, 2014 से यही भविष्यवाणी करते रहते हैं और हमेशा पराजित होती है इनकी भविष्यवाणी। लेकिन ये जरूर है कि इनकी हिम्मत की हम दाद देंगे। 2014 से इसी तरह धाक धकड़े से बोलते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि मतदान प्रतिशत घटा है, ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि लोकतंत्र में निश्चित तौर पे जनता को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इस देश की जनता आज भी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के साथ है और सबका साथ सबका विश्वास के साथ है। ये तय है कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो विपक्षी भाषा बोल रहे थे 14 में, वो आज भी बोलते रहेंगे। मेरा मानना है। लेकिन अशोक जी, जिस सीट पर मैं खड़ा हूं सर, अशोक जी जिस सीट पर मैं खड़ा हूं उस सीट पर मैं अमरोहा जी, अमरोहा से मैं बात कर रहा हूं सर। ये सीट पिछली बार हार गए थे, लेकिन चुनौती यहाँ भी कम नहीं हुई है। और ये भी वो आपके सामने अभी तो भुवन जोशी भविष्यवाणी कर रहे थे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, ये लोग कायदे का विपक्ष नहीं रह जाएंगे। 2014 से ये लोग कायदे का विपक्ष नहीं रह पाए। सचिन रावत जी, सचिन रावत जी आपने सुना, सचिन रावत जी आपने सुना, सचिन रावत जी आपने सुना, ये भी गई कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ, दानिश अली हार रहे हैं। आप ये अमरोहा भी हार रहे हैं, 8 की 8 कह रहे हैं ये दो। हास्यास्पद लगता है जेपी जी। अशोक पांडे जी बड़े सीनियर हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं अच्छे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल आपसे भी है। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है? जब पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज कम आया, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की भाषा बदल गई, मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल गई। वो पोलराइजेशन के मूड में आ गए और हिंदू मुसलमान कराने लगे, वो मंगलसूत्र पे आ गए, मीट मछली मुर्गा पे आ गए। मतलब ये देखिए, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठ करके इस तरह की मस्खरी करना चुनाव के समय इस शोभा नहीं देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने जनता आती है। अब भैया आप लोगों ने काम किया होता तब तो आप बता पाते, जब काम नहीं किया उसके बाद ये भाषा बोलेंगे तो जनता जवाब देगी। इस वजह से जनता निकल के नहीं आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, इनके राष्ट्रीय आप कितनी जीत पाएंगे? कांग्रेस के खाते में अमरोहा ही गई थी सर। ये तो ये भविष्यवाणी कर दी इन्होंने तो। हाँ हाँ जी जेपी भैया, बस 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा जी। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी ने खुले मन से कहा कि हमारे जो बूथ पे जो अध्यक्ष हैं, वो कम से कम एक अध्यक्ष 10 लोगों को आकर के वोटिंग कराए। अब तो दूसरे चरण का चुनाव हो गया, अब पता नहीं बूथ अध्यक्ष ने वोटिंग कराई नहीं कराई, वोट परसेंटेज कम हुआ। 2004 का इतिहास याद होना चाहिए सभी लोगों को। 2004 में इस तरह वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। इंडियन साइनिंग का जो सगुफा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा नाम था, इनसे बड़ा नाम था। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इनको धूल चटाई, यूपीए 1 की गवर्नमेंट बनी। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस। सचिन जी, अब तो आप कह रहे हैं कि इनकी भाषा बदली। सचिन जी, इनकी भाषा, सचिन जी इनकी भाषा बदली। लेकिन सचिन जी, एक बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि इनकी भाषा बदली, लेकिन भाषा सर, आप भाषा तो वो बदलेंगे ही ना। जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए एक विशेष वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी का, वो तो इसलिए मुद्दा उठाएंगे ही। जब आप एक मुस्लिमों की बात करेंगे, आप पुराने बयान वो दिखाएंगे, तो आपको तो घेराबंदी करेंगे, फिर वो एक विशेष वर्ग की बात करेंगे सर। जी जेपी जी, आपकी डिग्री पे मेरा कोई सवाल नहीं। आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार हैं। आपने बहुत ही मतलब एजुकेटेड डिग्री प्राप्त की। कम से कम कांग्रेस का न्याय पत्र आपने जरूर पढ़ा होगा। उस न्याय पत्र का एक शब्द बताइए जो ये लोग जनसभा में कह रहे हैं। कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। अरे सर, कर्नाटक का फॉर्मूला बता दीजिए ना सर। लेकिन कर्नाटक को फॉर्मूला बता दीजिए ना, कर्नाटक में क्या किया? चुनाव हारने वाले हैं, नहीं सचिन जी, कर्नाटक का फॉर्मूला बता दीजिए ना। करना चाहते हैं। नहीं
सचिन जी, कर्नाटक का फॉर्मूला क्या था, बता दीजिए। बस सर, ओबीसी का 32% है, ओबीसी वो कह रहे हैं कि हर राज्य ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये कर देंगे। 32% कर्नाटक के अंदर 32% ओबीसी को मिलता है, उसमें आपने मुस्लिमों को घुसा दिया। वो ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आप 4% दे रहे हैं उस 32% ओबीसी के आरक्षण में, वो इस पर सवाल उठा रहे ना सर। मैं लौटूंगा, प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान कोट किया, पूर्व प्रधानमंत्री मैं लौटूंगा रोहित जी वो उस बयान का खंडन वो तो उन्होंने हुआ कहा था है। कि देखिए अल्पसंख्यकों पर हक है, उन्होंने ये कहा था अल्पसंख्यकों पे। पद होता है। चलिए रोहित अग्रवाल जी चलिए, मैं कह रहा हूं रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित अग्रवाल जी जवाब देंगे। आपकी भाषा बदल जाती है पहले फेज में आपकी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आप और बीजेपी और आपकी बहुत ताकत का अंदाजा तभी लगेगा, पश्चिमी यूपी में आप ताकतवर है, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी और सपा भी कह रही है कि आपकी भाषा बदल गई पहले फेज के बाद। जी रोहित जी, रोहित अग्रवाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज जी रखिए। हाँ जी रखिए बात रखिएगा। 4 जून को देश इतिहास रचने जा रहा है जयप्रकाश जी। जिस तरीके से विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है, उसी तरीके से विपक्ष की बिलबिलाहट दिखाई पड़ रही है। नलका चल चुका है, कमल खिल चुका है। जो 2 चरणों में चुनाव हुआ है, 16 सीटें वो पूरी तरीके से एनडीए जीत रहा है और अब ये विजय रथ आगे बढ़ने जा रहा है तीसरे चरण की तरफ। कहीं कोई टक्कर नहीं है, इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से बौखला चुका है। आप देखिए इनके ओवरसीज के सैम पित्रोदा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देश के अंदर इनहेरिटेंट टैक्स होना चाहिए, जिसमें अगर आपके 4 कमरे हैं तो 2 कमरे में कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा और 2 कमरे में आपका बंटवारा होगा घर का। तो ये देश के अंदर अराजक माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर अराजकता करना चाहते हैं, ये देश के अंदर असंतोष पैदा करना चाहते हैं। इनको कोई वोट नहीं देने वाला है, कोई भी जनता का व्यक्ति। आज रोहित जी 8 सीटों में से कितनी सीटें जीत रहे हैं फिर आप? 8 रोहित जी, जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई, कितनी सीटें? 8 सीटें बम्पर मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 8 सीटों पे इंडिया गठबंधन की जमानत जब्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी लड़ाई पूछिए ना इनसे, कौन सी सीट पे थी, किस सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ पाए है, किस सीट पे इन्होंने वोट मांग पाए है, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। एक सीट पे तो स्वयं भगवान राम का जिन्होंने किरदार निभाया है वो खुद उतर आए थे, और मथुरा में हेमा मालिनी जी उतर के आई, बागपत में राजकुमार सांगवान जी आए। अरे किसी सीट पे कोई लड़ाई नहीं है, किराए का कैंडिडेट लेके अमरोहा में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। चलिए कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अशोक पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बॉबी लॉरेंस जी और हमारे साथ जोशी जी जुड़े रहेंगे। आप 3 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, अंसारी की मौत को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, कौन दे रहा, किसने ये बात कही है, क्यों इस मुद्दे पर सियासत हुई है। ब्रेक के बाद यूपी मांगे उत्तर, फौरन हाजिर होंगे।